बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं, लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या इस सभी प्रकार की गतियों की कोई कारण होता है, यदि ऐसा होता तो इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारण ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यताओं तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक महत्वपूर्ण भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल न तो किसी ने देखा, न ही चखा और न ही महसूस किया। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। चित्र 9.1 में हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। चित्र ए में धकेलने पर टाली लगाए गए बल की दिशा में गति करती है, दराज को खींचा जाता है। सी वाले में हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं। वस्तु को धकेलकर, खींचकर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। पिछले कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल का प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। चित्र 9.2 में स्प्रिंग ए वाले में बल लगाने पर स्प्रिंग फैलती है। बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है। संतुलित और असंतुलित बल। चित्र 9.3 लकड़ी का एक पिंड मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। चित्र ए में दिखाया गया। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड को खिसकाने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उस गति प्रदान करता है। एक्स और वाई दो अलग अलग बल है। लकड़ी के एक पिंड पर लगे दो बल। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बॉक्स को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं? यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेले तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। चित्र 9.4 ए यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से
के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। चित्र 9.4 बी में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी ए वाले चित्र में दिखाया गया है नीचे से तो नीचे घरने में घर्षण बल दिखाया गया है, तो बल ज्यादा होने पे आगे की तरफ गति कर जाएगा, नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। चित्र 9.4 सी, यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकाने लगता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसी प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है, तथापि यह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, बाह्य बल या घर्षण बल संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बल, बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक कि यह असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगा। गति का प्रथम नियम। वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। चित्र 9.4 ए में अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5 बी में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है। चित्र 9.5 सी में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतने ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतने ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी तक की वह लुढ़कती थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इसी प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति चित्र ए और बी में दिखाए गए हैं। और सी, किसी कांच की गोली का आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कना, गोली की ऊपर की ओर गति तथा कांच की गोली की द्वि आनत तल पर गति। गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1964 में इटली के पिसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता बी ने जो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। गैलीली 1564 से 1642 चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पिसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिकी पुस्तक द लिटिल बैलेंस ला वैलेंसिटा लिखा, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मॉट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सन 1592 में उन्होंने वेनिस गणराज्य में पंडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गति सिद्धांतों
पर प्रेक्षण किया। उन्होंने नत, समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शी की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफी उत्तम थी। सन 1640 में 40 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी का संरचना की। उन्होंने खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाश गंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडी तथा लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट में सूर्य की उपस्थिति धब्बों के संदर्भ में अपने परीक्षणों पर रहस्यमय घटना किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग तथा समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है: प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करता हो। दूसरों शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाली अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक लगाने जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इसी तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती हैं। इसके विपरीत अनुभव हम तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस की फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझाया जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। इसे निम्न गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 9.1 चित्र 9.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाएं। कैरम के ऊपर ढेरी बना लीजिए। ढेरी बनाने के बाद एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षति झटका देकर ढेरी को सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। ये गोटी चित्र में किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकरा
टकरा कर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेरी से बाहर आती है। क्रियाकलाप 9.2 कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें। अब चित्र 9.7 में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते को उंगलियों से तीव्र क्षति झटका दें। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटाने के बाद भी सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है। उंगली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर का सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। क्रियाकलाप 9.3 पानी से भरे गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ से पकड़िए, जितनी तेजी से हो सके घूम जाने के बाद हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाती है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप अब समझ रहे हैं कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांची क्यों बना होता है? अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है। जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बॉक्स को धक्का देने की अपेक्षा खाली बॉक्स को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वह किसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसे करते समय हमें ही चोट लग जाए। क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतने बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में 9 के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन गति की अवस्था वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। प्रश्न निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? ए एक रबर की गेंद एवं उसकी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास कीजिए। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में गतिशील होती हैं तो पीछे की ओर हो जाता है। क्यों? गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेटर की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग नामक
इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। p = mv 9.1। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड केजी मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती। लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से नहीं होता, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उसे पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाले बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिससे कि उस संवेग में परिवर्तन होता है गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है, t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग भी हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p1 = mu और p2 = mv होंगे। संवेग में परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p2 - p1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv - mu डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m × v - u। संवेग में परिवर्तन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m × v - u डिवाइडेड बाई t। या लगाया गया बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू m × v - u डिवाइडेड बाई t, अर्थात F = km × v - u डिवाइडेड बाई t। 9.2 इक्वेशन km a बन जाता है 9.3, जहां a = v - u डिवाइडेड बाई t। वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है के एक अनुपातिक स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण के SI मात्रक क्रमशः केजी और मीटर सेकेंड पावर -2 है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है। इस इकाई को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर सेकेंड पावर -2 का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात एक इकाई बल = k × 1g × 1 मीटर सेकेंड पावर -2। इस प्रकार के का मान 1 हो जाता है। समीकरण 9.3 से F = m में 9.4 बल का मात्रक kg मीटर सेकेंड पावर -2 है। इसे आइजैक न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं, जिसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथों को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इसी प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इसी कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता तो तीव्र गति से आ रही गेंद को वेग बहुत कम समय में शून्य होता, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। कैच लपकता खिलाड़ी क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र समीकरण 9.4 के उपयोग से गति के प्रथम नियम के गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 9.4 से F =
एम में अर्थात एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी अर्थात एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। इक्वेशन 9.5 अर्थात एफ इक्वल्स टू 0। तो किसी भी समय टी पर भी बराबर यू अर्थात अर्थ यह है कि किसी वस्तु समान वेग भी या यू से चलती है रहेगी, यदि शून्य है तो भी शून्य होगा अर्थात वस्तु विराम में अवस्था में ही रहेगी। एक उदाहरण 9.115 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंकित वेग क्या होगा। हल हमें ज्ञात है कि u इक्वल्स टू 3 मीटर सेकंड पावर माइनस 2 और v इक्वल्स टू 7 मीटर सेकंड पावर माइनस 1, t इक्वल्स टू 2 सेकंड और m इक्वल्स टू 5 kg। समीकरण 9.5 से f इक्वल्स टू m v माइनस u बाई टी मान रखने पर f इक्वल्स टू 5 kg 7 मीटर सेकंड पावर माइनस 2 माइनस 3 मीटर सेकंड पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2s इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अब अगर 5 सेकंड t बराबर 5 सेकंड तक बल लगाया जाता है तो समीकरण 9.5 को पुनः लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी बाई एम अर्थात यू एफ और एम और टी का मान रखने पर अंकित अंतिम वेग v इक्वल्स टू 13 मीटर। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में या 4 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। उदाहरण 9.2 का सॉल्यूशन समीकरण 9.4 से f बराबर m में, जहाँ m1 इक्वल्स टू kg, a1 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा m2 इक्वल्स टू 4 kg, a2 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार f1 इक्वल्स टू a1 बराबर 2 kg इंटू 5 मीटर पर सेकंड पावर माइनस 2 इक्वल्स टू n तथा f2 इक्वल्स टू m2 a2 इक्वल्स टू 4 kg इंटू 2 m s पावर माइनस 2 अर्थात 8 न्यूटन। अर्थात f1 ग्रेटर देन f2 अतः 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर सेकंड पावर माइनस 2 की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए 9.3 एक कार 108 किमी पर आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg है। हल कार का प्रारंभिक वेग 108 किमी पर आवर अर्थात इसको 108 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड अर्थात 30 मीटर पर सेकंड तथा कार का अंतिम वेग भी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड अर्थात कार का कुल द्रव्यमान 1000 kg तथा कार को रोकने में लगा समय t बराबर 4 सेकंड तथा समीकरण 9.5 से ब्रेक लगने पर बल F का परिणाम F इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी है। मान रखने पर F इक्वल्स टू 1000 इंटू 0 माइनस 30 मीटर सेकेंड पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 4 सेकेंड अर्थात माइनस 7500 kg मीटर सेकेंड पावर माइनस 2 अर्थात माइनस 7500 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है। गाड़ी के विपरीत दिशा में आरोपित है। उदाहरण 9.45 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड पावर माइनस 2 का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 इक्वल टू 20 मीटर सेकंड पावर माइनस 2 का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। हल समीकरण 9.4 से m1 इक्वल टू f बाई a1 तथा m2 इक्वल टू f बाई a2, जहाँ a1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a2 इक्वल टू 20 मीटर सेकंड पावर माइनस 2 तथा F इक्वल टू 5 न्यूटन। इस प्रकार m1 इक्वल टू 5 n डिवाइडेड बाई 10 m मीटर सेकंड पावर माइनस 2 इक्वल टू 0.50 kg तथा m2 इक्वल टू 5 n डिवाइडेड बाई 20 मीटर सेकंड पावर माइनस 2 बराबर 0.25 kg। जब दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला लाया जाता है तो पूरा द्रव्यमान m इक्वल टू 0.5 kg प्लस 0.25 kg अर्थात 0.75 kg हो जाता है। अब पूरे द्रव्यमान m को 5 न्यूटन बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण a इक्वल टू f बाई m अर्थात 5 n न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.75 kg अर्थात 6.67 मीटर सेकंड पावर माइनस 2। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 9.9 में दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाया जाएगा। वेग
मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड में है, जो 20 से स्टार्ट होती है और 10 सेकंड तक जाती है। चित्र 9.9 में दिखाई गई है हल। गेंद का प्रारंभिक वेग 20 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है। मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगाने के कारण गेंद का वेग 10 सेकंड में शून्य हो जाता है। चूंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, इससे स्पष्ट है कि गेंद एक नियत त्वरित बल के साथ चलती है, अर्थात त्वरण A इक्वल टू V माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, अर्थात 0 सेंटीमीटर सेकेंड और -20 सेंटीमीटर सेकेंड पावर -1 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, अर्थात -2 सेंटीमीटर सेकेंड पावर -2, अर्थात इक्वल टू 0.02 मीटर सेकेंड पावर -2। गेंद पर लगा घर्षण बल F इक्वल टू ma20 डिवाइडेड बाई 1000 kg इक्वल टू -0.02 मीटर सेकेंड पावर -2, अर्थात -0.004 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। गति का तृतीय नियम पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तत्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ये तो दोनों ही खिलाड़ी चोटिले होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता बल्कि ये सदैव युगल के रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। माना दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र 9.10 में दर्शाया गया है। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है, जबकि तुला ए का मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है। तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह आवश्यक याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। चित्र ए और बी में ए वाले स्प्रिंग खींचने पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह बल कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर को उतने ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी यह बल एक समान परिणाम के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशाओं में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। चित्र 9.11 में चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसीलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। चित्र 9.12 में दिया गोली
पर लगने वाला त्वरित बल, बंदूक पर आरोपित प्रतिक्षेपित बल, गोली पर लगने वाला त्वरित बल तथा बंदूक का प्रतिक्षेपण बल, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। चित्र में दिखाया गया चित्र 9.12 में है। क्रियाकलाप 9.4 दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें। जैसा कि चित्र 9.13 में दर्शाया गया है, उन्हें बालू से भरा थैले या कोई भारी वस्तु दें। अब उन्हें थैलों को लपकते हुए खेलने को कहिए। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक क्षणिक बल का अनुभव करते हैं? आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफेद रेखा खींची दें ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंकते हैं तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। चित्र में दिखाया गया है 9.13 में अब दो बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दें तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर के आकार 12 mm तथा 18 mm मोटे प्लाई बोर्ड में जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती हैं। स्केटबोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन है। संवेग संरक्षण, माना कि दो वस्तुएं, दो गेंद A तथा B जिनका द्रव्यमान क्रमशः ma और mb है, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः UA और UB से गति कर रही हैं। चित्र 9.14 तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना UA UB और दोनों गेंद एक दूसरे से टकराती हैं। जैसा कि चित्र 9.14 में हम दर्शाया गया है, माना कि टक्कर का समय t है। इस क्रम में गेंद A गेंद B पर बल FAB बल लगाती हैं तथा गेंद B गेंद A पर FBA बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः VA और VB है। चित्र 9.14 में MA UA MB UB टक्कर के पहले और AB तो FAB और FBA हो जाती हैं, तो MA VA MB VB टक्कर के पश्चात दो गेंदों की टक्कर में संवेग संरक्षण समीकरण 9.1 से गेंद A का संवेग टकराने के पहले और बाद में क्रमशः UA MA और MA VA होंगे। संवेग में परिवर्तन की दर FAB टकराने के समय होगा MA VA माइनस UA डिवाइडेड बाई T। उसी तरह गेंद B के संवेग परिवर्तन की दर या FBA टकराने के समय MB VB माइनस UB डिवाइडेड बाई T होगी। गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा लगाया गया बल FBA एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। अतः FAB बराबर माइनस FBA समीकरण 9.6 या MA VA माइनस UA डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू माइनस MB VB माइनस UB डिवाइडेड बाई T। अतः MA UA प्लस MB UB बराबर MA VA प्लस MB VB समीकरण 9.7। टकराने से पहले गेंद A और B का कुल संवेग MA UA प्लस MB UB के टकराने के बाद कुल संवेग हो जाएगा MA VA प्लस MB VB है। समीकरण 9.7 से हमें पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। क्रियाकलाप 9.5 एक बड़े आकार का गुब्बारा बैलून लें तथा इसमें पूरी तरह से हवा भरे। इसमें मुख को धागे से बांध दे। इसकी सतह पर किसी
काने वाले टेप की सहायता से चित्र 9.15 में दर्शाए अनुसार एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक की पतली नली लगाएं। एक्स्ट्रा के बीच से एक धागे को पार पार कराएं जिससे दोनों सिरों को दीवार के पर चित्रानुसार लगाएं। गुब्बारे के मुंह पर बांधे धागे को खोल दें। अब गुब्बारे में भरी हवा उसके मुख से बाहर की ओर निकलने लगेगी। एक्स्ट्रा तथा गुब्बारे की गति की दिशा का अवलोकन करें। स्ट्रॉ और गुब्बारे से निकलती हवा और गुब्बारा चित्र 9.15 में दिखाई गई है। क्रियाकलाप 9.6 अब अच्छे कांच की एक परख नली टेस्ट ट्यूब लें तथा उसमें थोड़ी पानी डालें। परख नली के मुख पर एक स्टॉप कार्क लगाएं। चित्र 9.16 में दर्शाए अनुसार आप अब परख नली को दो धागों के द्वारा स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में लटकाएं। बर्नर की सहायता से परख नली को तब तक गर्म करें जब तक कि परख नली का पानी वाष्पित न हो जाए तथा कार्क बाहर न आ जाए। हम पाते हैं कि परख नली कार्क की गति के विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। ये हिट करने के बाद देखिए कार्क तथा प्रक्षेपित परख नली के वेगों में अंतर का भी अवलोकन करें। उदाहरण 9.62 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। गोली का द्रव्यमान m1 = 20 ग्राम अर्थात 0.02 kg। पिस्टल का द्रव्यमान m2 = 2 kg। गोली का प्रारंभिक वेग u1 तथा पिस्टन का प्रारंभिक वेग u2 क्रमशः शून्य है अर्थात u1 - u2 = 0। गोली का अंतिम वेग v1 = +150 मीटर पर सेकंड। गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक चित्र 9.17 ली गई है। माना कि पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग भी गोली छूटने के पहले गोली का पिस्टन का कुल संवेग 2 + 0.02 kg × 0 मीटर पर सेकंड 0 kg मीटर पर सेकंड। गोली छूटने के बाद कुल संवेग 0.02 kg × +150 मीटर पर सेकंड +2 kg × v मीटर सेकंड 3 + 2 v kg मीटर पर सेकंड। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद का कुल संवेग बराबर गोली छूटने के पहले का कुल संवेग 3 + 2 v = 0 v = -1.5 मीटर सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि पिस्टन गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रक्षेपित होगी। प्रक्षेपण से पहले प्रक्षेपण के पश्चात भी और 150 मीटर पर सेकंड 20 ग्राम की गोली छूटने के बाद 2 kg पिस्टन का प्रतिक्षेपण 40 kg द्रव्यमान वाली एक लकड़ी 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से 3 kg द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लकड़ी का वेग क्या होगा? मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। 40 kg द्रव्यमान 5 मीटर पर सेकंड 3 kg का द्रव्यमान लकड़ी गाड़ी पर कूदता और उसके बाद 43 kg और v वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ हल लकड़ी तथा लकड़ी के कूदने से पहले कुल संवेग 40 kg × 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स +3 kg × 0 मीटर पर सेकंड बराबर 200 kg मीटर सेकंड। माना कि लकड़ी की गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लकड़ी का वेग भी है। इस अवस्था में गाड़ी तथा लकड़ी का कुल संवेग 40 + 3 = 43 v kg मीटर सेकंड। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों स्थितियों में कुल संवेग समान अर्थात 43 v = 200 तो v = 200 / 43 यानी +4.65 मीटर सेकंड। गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर पर सेकंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। चित्र 9.18 में दिखाएगा। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंदों को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 kg तथा वह 5.0 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था तथा इसका द्रव्यमान 55 kg है। वह 6 मीटर पर सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टक्कर
टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे। मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण नगण्य है। माना पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं दौड़ रहा। परिपाटी के अनुसार बाएं से दाएं गति की दिशा धनात्मक तथा दाएं से बाएं गति की दिशा को ऋणात्मक लेते हैं। चित्र 9.19 प्रतीत यम तथा यू दोनों खिलाड़ियों के क्रमशः द्रव्यमान और वेग को दर्शाते हैं। इन भौतिक राशियों पर अधोलिखित संख्याएं 1 तथा 2 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय हॉकी खिलाड़ियों को दर्शाती हैं। अतः m1 = 60 kg, u1 = +5 मीटर सेकेंड इनवर्स तथा m2 = 55 kg, u2 = -6 मीटर पर सेकेंड। टक्कर से पहले दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग 60 kg × +5 मीटर सेकेंड (1 +5 kg × -6 मीटर पर सेकेंड यानी -30 kg मीटर पर सेकेंड। माना दोनों खिलाड़ियों के टकराने के पश्चात उलझन पर वेग भी है। टक्कर के पश्चात कुल संवेग टक्कर 60 kg वाले 5 मीटर पर सेकेंड से और 55 kg वाले 6 मीटर पर सेकेंड से दोनों हॉकी खिलाड़ी टकराते हैं। चित्र में दिखाए गए हैं। टक्कर से पहले ए वाले में, टक्कर के पश्चात बी वाले चित्र में दिखाया गया है। दोनों का वेग द्रव्यमान 155 kg और भी वेलोसिटी से हल्के वाले की तरफ गति करेगा। तो m1 + m2 × v अर्थात 60 + 55 kg × v मीटर पर सेकेंड अर्थात 115 × v kg मीटर पर सेकेंड। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले तथा बाद के संवेगों की समानता से v = -30 / 115 = -0.25 मीटर पर सेकेंड तथा उलझन के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 0.26 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील होंगे। प्रश्न, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। एक अग्निशामक कर्मचारी की तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 kg द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल की प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर सेकेंड (-1) हो जाता है तथा दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। संरक्षण के समस्त नियमों जैसे संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि के संरक्षण को भौतिक में मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक परीक्षण पर आधारित हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इन्हें प्रयोगों के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं करते। दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हो तो यह संरक्षण के नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। संवेग संरक्षण के नियम विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों एवं प्रयोगों के पश्चात निर्गमित किया गया है। इस नियम का लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था। इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। हमने या आपने क्या सीखा? गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विराम अवस्था अर्थात सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य या असंतुलित बल न वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसका SI मात्रक किलोग्राम kg है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति को प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होता है। बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड (-2) है। इस न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक N द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी
1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड पावर -2 का त्वरण उत्पन्न करता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होगी जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। इसका एसआई मात्रक केजी मीटर सेकंड पावर -1 होता है। गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। किसी अलग या विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है।